Assalamu alaikum students, welcome to Nastify. My name is Mohammad Ahmed Amar and today I have a very important video for you. आज हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं नस्ट हॉस्टल्स की। नस्ट हॉस्टल में जो इश्यूज आते हैं उनके बारे में, आपको नस्ट हॉस्टल का स्कार्सिटी इशू के बारे में मैं बताऊंगा। आपको मैं ये भी बताऊंगा कि इसके एडवांटेजेस क्या हैं, नस्ट के अंदर हॉस्टल्स के अंदर क्या क्या चीज़ें आपको फैसिलिटीज़ मिलती हैं। मैं आपको ये भी बताऊंगा कि नस्ट हॉस्टल के लिए अप्लाई कैसे करना है। मैं आपको ये भी बताऊंगा कि नस्ट हॉस्टल में अपनी चीज़ें क्या क्या लेके आनी है, आपको डॉक्यूमेंट्स की क्या 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 जरूरत होगी। ये एक वीडियो कंप्लीट पैकेज आप कह सकते हैं। और इस वीडियो में इंशाल्लाह उम्मीद है कि आपके सारी क्वेरीज क्लियर हो जाएंगी अगर आप ये वीडियो एंड तक देख लेंगे। आपसे एक मेरी छोटी सी रिक्वेस्ट है, चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि आपको नस से रिगार्डिंग इंफॉर्मेटिव वीडियोस मिलती रहे। आप नहीं करेंगे सब्सक्राइब तो ये है कि आपको हो सकता है ऐसी कोई और इंपॉर्टेंट वीडियो ना मिले जब आपको जरूरत हो। तो रिकमेंडेड ये सब्सक्राइब कर लें एंड इट्स फ्री ऑफ कॉस्ट। अच्छा, सबसे पहले हम हॉस्टल का जो स्कार्सिटी का इशू है ना वो एड्रेस करते हैं। देखो, मैं बड़े इत्मीनान से आपको बता सकता हूँ कि नस के अंदर पिछले कई सालों में एक स्कार्सिटी का इशू आ गया है हॉस्टल्स की। नस ने एक नया स्कूल इंट्रोड्यूस करा दिया जिसको हम कहते हैं नस स्कूल ऑफ हेल्थ साइंसेस, जिसमें एमबीबीएस भी कराते हैं, बीएस ह्यूमन न्यूट्रिशन एंड डायटिक्स भी करवाते हैं। उनके स्टूडेंट्स को हॉस्टल्स नहीं दिए गए, बल्कि उनको जो पुराने हॉस्टल्स थे उनके अंदर अकोमोडेट किया गया। मतलब एक पूरा नया स्कूल बनाया लेकिन उसके लिए कोई हॉस्टल नहीं बनाया। इसी तरह एक जीएसपीपीएल पूरा एक स्कूल बनाया जिसके अंदर पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन एंड लॉ दोनों आती हैं। पहले दोनों की 50-50 सीट थी, अब दोनों की सीट्स इंक्रीज होकर 100-100 कर दी है। तो क्या हुआ, सीट्स इंक्रीज होगी, क्या नया हॉस्टल बनाया? नहीं बनाया। दो न्यू स्कूल्स बन गए लेकिन हॉस्टल कोई नया नहीं बना। इसी तरह बहुत सारी डिग्रीज हैं जिनकी सीट्स इंक्रीज हुई हैं, बीबीए होगी, अकाउंटिंग होगी, मैथ्स होगी, साइकोलॉजी होगी। भाई सीट्स इंक्रीज की जा रहे हैं लेकिन हॉस्टल की जो फैसिलिटी है उसको इंक्रीज नहीं कर रहे, जिसकी वजह से ये हॉस्टल का स्कार्सिटी का इशू आ गया है और ये नस के स्टैंडर्ड्स को मीट नहीं करता। तो द थिंग इज कि अगर नस के लिए एक बच्चा आ रहा है, अप्लाई कर रहा है, तो उसके लिए हॉस्टल्स तो होने चाहिए ना, लेकिन नहीं है। अब अभी के लिए तो हम इसको रिजॉल्व नहीं करा सकते नस को रिक्वेस्ट करने के अलावा कि आप इसको रिजॉल्व करें काइंडली। लेकिन अभी के लिए ये है कि अब जो हॉस्टल जो अब हमारे पास अवेलेबिलिटी है उसको हमने हल कैसे करना है, ये वाला इशू उसको डील कैसे करना है। तो मैं आपको बड़े आराम से एक एग्जाम्पल से समझाता हूँ, एक बहुत इंपॉर्टेंट ट्रिक एंड टिप बताने वाला हूँ, इसको फॉलो करें। देखो, अगर आपका एग्रीगेट है फॉर एग्जांपल 77%, आपको पता है कि हो सकता है ना मेरा सीएस में पहली लिस्ट में नाम आया ना सॉफ्ट इंजीनियरिंग में पहली लिस्ट में आया। लेट्स सपोज मैं आपको एग्जांपल दे रहा हूँ कि आपकी दोनों टॉप फर्स्ट प्रेफरेंसेस थी। आपने सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग के साथ इंजीनियरिंग में कंप्यूटर इंजीनियरिंग भी डाली हुई थी, कंप्यूटिंग के अंदर आपने कंप्यूटिंग के सारे प्रोग्राम डाले हुए थे। आपको पता है कि हो सकता है फर्स्ट मेरिट लिस्ट में आपका इनमें से किसी में भी नाम ना आए, 76% एग्रीगेट है, पता है कि नहीं आ सकता। ऊपर वाली प्रेफरेंसेस नहीं छेड़नी, नीचे वाली प्रेफरेंसेस के अंदर जो लोअर प्रेफरेंसेस हैं उनके अंदर आपने लो मेरिट वाली फील्ड इंट्रोड्यूस करा देनी है, डाल देनी है अपनी प्रेफरेंसेस में। जिस तरह केमिकल इंजीनियरिंग होगी आपकी, भाई मैकेनिकल इंजीनियरिंग होगी, सिविल इंजीनियरिंग होगी, एनवायरमेंटल इंजीनियरिंग होगी, जो लो मेरिट वाली फील्ड हैं। इस तरह जो बीबीए और अकाउंटिंग के लिए बच्चे अप्लाई कर रहे हैं, लेट्स सपोज उन्होंने लिबरल आर्ट्स को भी डाल दिया, टूरिज्म को भी डाल दिया, मैथ कम्युनिकेशन को नीचे वाली प्रेफरेंसेस के अंदर। तो इस तरह होगा कि अगर आपकी फर्स्ट प्रेफरेंस में नाम नहीं भी आता तो लोअर किसी फील्ड के अंदर, लोअर प्रेफरेंस के अंदर फर्स्ट मेरिट लिस्ट में नाम आ सकता है। अगर उसमें फर्स्ट मेरिट लिस्ट में आपका नाम आ जाता है तो आप उसकी बेसिस के ऊपर हॉस्टल अप्लाई कर देंगे, उस जरिए बात है उसकी फी वगैरह भी सबमिट कर देंगे, और आहिस्ता 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 जैसे मेरिट ड्रॉप होता रहता है आपको एक्सपेक्ट है थर्ड फोर्थ मेरिट लिस्ट में आपका नाम आ जाएगा। तो इस तरह फिर आपको थर्ड फोर्थ मेरिट लिस्ट में आपका उस प्रोग्राम में नाम आ जाएगा जो आपकी फर्स्ट प्रेफरेंस थी। तो आपको प्रोग्राम में भी अपनी पसंद के पढ़ रहे हो और हॉस्टल भी मिल गई। वो बच्चे जिन्होंने ये वीडियो नहीं देखी या जिनको ये शेयर नहीं किया गया लिंक, या जो हमें फॉलो नहीं करते, उनका क्या होगा, उन्होंने वैसी दो रखी होंगी, उनका नुकसान क्या होगा, बेचारों को इस साल हॉस्टल नहीं मिलेगा। तो ये मैंने आपको एक सोल्यूशन दिया है, लेकिन इस सोल्यूशन के साथ एक प्रॉब्लम भी आती है। प्रॉब्लम क्या आती है कि फॉर एग्जांपल लेट्स सपोज आपने फी तो सबमिट करा दी, सिविल इंजीनियरिंग की जी फी है आपने सबमिट करा दी, जबरदस्त। आपको लग रहा था कि चौथी मेरिट लिस्ट तक आपकी फर्स्ट प्रेफरेंस पे नाम आ जाएगा, आप समझो जाना ही उसमें चाहते थे। लेकिन द थिंग इज उसका मेरिट इतना गिरा ही नहीं। जब उसका मेरिट इतना गिरा ही नहीं तो आप अपने लोअर किसी प्रेफरेंस में स्टक हो गए क्योंकि आपने उसकी फी पे कर दी थी। तो अब ये वाला जो इशू है वो फिर आप रिफंड पॉलिसी और इसकी तरफ जाएंगे। लेकिन ये वाला एक इशू आ सकता होता है कि आप अपने लोअर ही किसी प्रेफरेंस में स्टैक हो गए अगर ऊपर वाली फील्ड का मेरिट ना गिरा। अगर ऊपर वाली फील्ड का मेरिट गिरा तो आप ऑटोमेटिकली प्रेफरेंसेस में अपने अपग्रेड होते रहते हैं, वो तो फिर कोई मसले वाली बात नहीं। लेकिन इस ट्रिक के साथ एक जो ड्रॉबैक आता है वो भी मैंने आपको क्लियरली बता दिया। तो दो स्टूडेंट हु डोंट वांट टू रिस्क, वो कहते हैं कि नहीं सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग में आएगा तभी हमने जाना है भाई, वरना हमने जाना ही नहीं है। उनका फिर ये है कि भाई बेशक फिर सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग कोई फर्स्ट प्रेफरेंस रखो, बाकियों को ना डालो, फिर ये वाले पंगे ना लो। लेकिन जो थोड़ा सा फ्लेक्सिबिलिटी रखते हैं उनके लिए ये वाली शॉर्ट टिप एंड ट्रिक है। अच्छा, प्रोसीजर क्या अप्लाई करने का हॉस्टल के लिए। तो देखो, जैसे ही मेरिट लिस्ट लगेगी ना, यहाँ पे ये है पहले आओ पहले पाओ। मेरिट लिस्ट लग गई समझो रात 12 बजे, आप ये सोचो कि कल मैं फीस सबमिट करा के आराम से हॉस्टल के लिए अप्लाई करूंगा, ना 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 ना, ये गलती नहीं करनी।
रात को मेरिट लिस्ट लग गई 12 बजे 2 बजे जब भी लग गई, आपने उसी टाइम अपने पोर्टल पे जाना है। आपको ब्लू सा लिंक, अगर आपका एडमिशन लेटर आ चुका है तो साथ आपको ब्लू लिंक भी ऊपर नजर आ रहा होगा जिसके ऊपर लिखा होगा अप्लाई फॉर नेस्ट हॉस्टल्स। आपने उसके ऊपर क्लिक करना है ताकि और उस फॉर्म को फिल कर देना है रात को ही। अब कुछ बच्चों के साथ लास्ट ईयर भी ये हुआ था कि वेबसाइट क्रैश हो गई थी, वो आराम से सो गए थे। अगले दिन अप्लाई किया, पहली मेरिट लिस्ट वाले थे उनको भी हॉस्टल नहीं मिला था। तो सुबह का वेट नहीं करना, वेबसाइट क्रैश होगी 15 मिनट बाद उसको रिफ्रेश करो, रिफ्रेश करो, जैसे ही वो ठीक हो फॉर्म सारा फिल करो और उसको सबमिट कर दो। फॉर्म बिल्कुल बेसिक सा होता है, जैसे आपका एनईटी का बेसिक सा फॉर्म होता है उसी तरीके से, तो कोई परेशानी वाली बात नहीं है। अच्छा, उसके बाद मैं आपको ये बता देता हूँ कि डॉक्यूमेंट्स कौन से चाहिए होते हैं आपको हॉस्टल के लिए। तो देखो ये सारे डॉक्यूमेंट्स आपको चाहिए होंगे, इनकी लिस्ट में बना के दे रहा हूँ साइट के ऊपर, तो आप इसका स्क्रीनशॉट भी ले लो और मैं वैसे बता भी देता हूँ। हॉस्टल एडमिशन फॉर्म आपको नस देगा, ईमेल करेगा। जब आपका हॉस्टल के लिए नाम आ जाएगा ना, लेट्स सपोज आपको 25 अगस्त को या 23 अगस्त को आपको हॉस्टल की ईमेल आ गई, क्या मुबारक हो आपको हॉस्टल मिल गया, तो वो आपको हॉस्टल एडमिशन फॉर्म देंगे। तो वो तभी आप भर सकते हो, उससे पहले तो आपको कहीं से नहीं मिलेगा, मेरे से मांगने ना आ जाना। उसके बाद फोटोकॉपी ऑफ सीएनआईसी, आपका जो सीएनआईसी है उसकी फोटोकॉपी चाहिए होगी, फादर के सीएनआईसी की फोटोकॉपी चाहिए होगी, मदर के सीएनआईसी की फोटोकॉपी चाहिए होगी, किसी का कोई और गार्डियन है तो उसकी फोटोकॉपी चाहिए होगी सीएनआईसी की। फिर सिबलिंग्स की जो सीएनआईसी या बे फॉर्म होता है उसकी फोटोकॉपी चाहिए होगी। जहां सीएनआईसी जिसके पास ना हो समझो उसका अल्टरनेट बे फॉर्म है। सिबलिंग्स का क्यों चाहिए होता है कि लेट्स सपोज आप हॉस्टल के अंदर हैं और आपके सिबलिंग्स आना चाहते हैं आपको नस्ट के अंदर विजिट करने के लिए। ऑब्वियसली हॉस्टल के अंदर आना तो मना होता है, लेकिन लेट्स सपोज नस्ट में ही ऑन कैंपस कहीं भी मिलना चाहते हैं, तो ताकि वो गेट से एंटर हो जाए वो आपको मैनेजर को कॉल करेंगे। मैनेजर के पास वो लिस्ट होगी कि हाँ भाई ये वाकई इनके भाई हैं, तो वो कहेंगे हाँ आ लेने दो। तो इसलिए जो आपके ब्रदर हैं, सिबलिंग्स हैं, सिस्टर्स हैं, आप उनका नाम डाल सकते हैं, मतलब आप उनकी सीएनआईसी की फोटोकॉपी साथ अटैच कर सकते हो एज अ सिबलिंग। उसके बाद आपको फोटोकॉपी ऑफ रेफरेंसेस की चाहिए होगी। आप जब हॉस्टल के लिए अप्लाई करेंगे 3 आपको रेफरेंसेस के नाम भी मिलेंगे। चाहो तो उनको एम्प्टी छोड़ दो, बाद में कभी भर देना, चाहो तो उसको शुरू में भरो। उसमें क्या होता है कि लेट्स सपोज आपने सिबलिंग्स और माँ बाप का नाम नहीं देना होता उसमें, पेरेंट्स का नहीं देना होता, बल्कि लेट्स सपोज एक बच्चा है वो एबटाबाद से है लेकिन उसकी खाला इस्लामाबाद रहती हैं, उनकी खाला आ सकती हैं विजिट करने, उनके हस्बैंड आ सकते हैं विजिट करने, तो वो उनकी खाला का सीएनआईसी और हस्बैंड का सीएनआईसी डाल सकते हैं और रेफरेंस के अंदर फॉर्म जो फिल कर रहे होंगे एडमिशन फॉर्म उसके अंदर ही जगह होती है, तो आप उनका फिर सीएनआईसी वगैरह अटैच कर सकते हो। कोई कजन रहते हैं इस्लामाबाद, वो इस तरह का, तो मतलब इस तरह किसी और बंदा हो गार्डियंस के अलावा और सिबलिंग्स के अलावा, ठीक है। अच्छा, उसके बाद आपको मेडिकल रिपोर्ट चाहिए होगी, प्रिस्क्रिप्शन चाहिए होगी। अगर आपको कोई बीमारी है तो उसकी फिर मेडिकल रिपोर्ट एंड प्रिस्क्रिप्शन भी आपको साथ अटैच करके लेके आनी है। बीमारी से मसला है, किसी को पेट का इशू है, रोटी नहीं हजम होती, कोई किसी को कोई और मसला है, तो फिर उसके रिगार्डिंग मैं ये बात कर रहा हूँ। आपको स्कूल अपने की जो आपने ट्यूशन फी पे की थी, मतलब ये तब आप डॉक्यूमेंट्स लेके आ रहे हो जब आप नस्ट आ गए हो हॉस्टल के अंदर, फर्स्ट डे ऑफ आपका ओरिएंटेशन है, हॉस्टल के अंदर आप आ गए हो, या ओरिएंटेशन से 1-2 दिन पहले आप अब हॉस्टल के अंदर आ चुके हो, तब की मैं आपसे बात कर रहा हूँ। तो साथ आप क्या लाओगे, आप लाओगे पेड स्लिप ऑफ स्कूल, जो आपने फी पे की थी उसकी कॉपी ले आओ। आप हॉस्टल फी जो आपने की थी वो उसका जो नस्ट की कॉपी है ओरिजिनल डॉक्यूमेंट वो लेके आओ। फिर मेस की जो फी दी थी उसका ओरिजिनल डॉक्यूमेंट है वो दो। सिक्योरिटी की कोई फी थी तो उसका ओरिजिनल डॉक्यूमेंट। तो ये जो आपने चलान्स फी पे किए थे ना जितने भी अब तक नस्ट आने से पहले, तो उनकी जिनकी ओरिजिनल नस्ट को दे चुके हो वो दे चुके हो, उनकी कॉपी हो, और जो ओरिजिनल है वो ओरिजिनल ले आओ। और उसके बाद हॉस्टल रूल अवेयरनेस सर्टिफिकेट भी होता है, मतलब वो एडमिशन फॉर्म के साथ ही आपको दिया होता है, उस पर आपने सिग्नेचर करना होता है, आपके पेरेंट्स ने करना होता है कि जी हमने समझते हैं, हम फॉलो करेंगे हॉस्टल के रूल्स एंड ईच एंड एवरीथिंग। तो ये हो गई डॉक्यूमेंट्स की बात। अब मैं थोड़ा सा नस्ट के लाइफ के बारे में बता दूं, आपको खाने शाने के बारे में बता दूं। तो देखो नस्ट का जो ब्रेकफास्ट होता है वो डिसेंट होता है, आपको अनलिमिटेड डेली बेसिस पे चाय मिलती है, तो चाय का कोई मसला नहीं, जितने मर्जी कप पियो। खाना वैसे भी अनलिमिटेड होता है नस्ट के अंदर, ये नहीं है कि आप एक प्लेट ले सकते हो, ये वो एक्सटर्नल हॉस्टल में बहुत इशू है इस तरह के, इंटरनल में कोई भी नहीं है। तो चाय पियो, किसी दिन अंडे होंगे ब्रेड के साथ, किसी दिन पराठे हो सकते हैं, किसी दिन फ्रेंच टोस्ट हो सकते हैं, किसी दिन ऑमलेट हो सकता है, तो इस तरह डिफरेंट नाश्ते होते हैं, 7 दिन होते हैं, किसी दिन आलू का पराठा हो सकता है, ये आपको नाश्ता मिलता है। अच्छा मैं आपको एक बात कहता हूँ, टेस्ट का मैं कुछ नहीं कह सकता, लेकिन क्वालिटी का मैं कह सकता हूँ कि नस्ट के हॉस्टल की फूड क्वालिटी बहुत अच्छी है, बिल्कुल घर जैसे वाली है। साल में एक दफ़ा पेट खराब घर में भी हो जाता है, वहाँ भी हो सकता है, कोई बड़ी बात नहीं है। लेकिन उसके अलावा ऐसा नहीं है कि आपको कभी पानी मिल जाएगा, कोई इस तरह का इशू है ना, बिल्कुल भी नहीं। आपको खाना कच्चा मिल जाएगा, आप फ़ौरन कंप्लेंट कर सकते हो कि देखो ये खाना कच्चा है, उसके ऊपर फ़ौरन एक्शन लिया जाएगा। तो ये नहीं है कि यहाँ पे आपके पास राइट्स नहीं है, यू हैव द राइट्स, लेकिन उनको इस्तेमाल सही से करना चाहिए, किसी के साथ ज्यादती नहीं करनी चाहिए। लंच बहुत अच्छा होता है, दोपहर के खाने में दालें और ज़्यादातर सब्जियां होती हैं, लेकिन लंच अच्छा होता है, कभी कढ़ाई होती है, कभी बिरयानी होती है, कभी पुलाव होता है, तो डिनर इज़ डिसेंट।
रात लेट नाइट तक आप फूड डिलीवरी करा सकते हो। जैसे रात 1-2 बजे आपको दिल कर रहा है फूड डिलीवरी कराने का, तो आप इवन रात 1-2 बजे भी फूड डिलीवरी करवा सकते हो, उसमें कोई इश्यू नहीं है। हर अपने हॉस्टल के अंदर एक जो है ना वेंडिंग मशीन होती है। वेंडिंग मशीन किसको कहते हैं कि मतलब आप पैसे डालो, जैसे बाहर होता है, मुझे नहीं पता और जगहों पे है या नहीं, लेकिन लम्ज में होगा शायद, या नस्ट में है, या कुछ जीकी में होगा। तो ये जो होते हैं वेंडिंग मशीन होते हैं, इसमें आप पैसे डालो, आप स्नैक्स वगैरह आप ले सकते हो, बोतलें वगैरह ले सकते हो, लेज एंड पोटैटो स्टिक्स और इस तरह के स्नैक्स, कोई केक वगैरह इस तरह की चीज़ें जो होती हैं ना उनके अंदर अवेलेबल होती हैं, तो आप स्नैक्स ले सकते हो। रूम्स की बात करते हैं तो रूम्स 3 स्टूडेंट शेयर करते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे ना कुछ चीज़ें मैं आपको बताने वाला हूँ जो आपको कोई भी नहीं बताएगा। पहली बात ये है कि बहुत सारे हॉस्टल्स हैं जो बाई सीटर के माइंडसेट से बनाए गए थे, लेकिन अब उनमें 3 बच्चे रूम में घुसाए जाते हैं। जैसे स्कार्सिटी का इश्यू तो मैं आपको पहले बता चुका हूँ। तो जहाँ 3 बेचारे बच्चों को डाला हुआ है, 2 बच्चों को प्रॉपर कवर्ड होती है, एक के पास कोने में ना एक अजीब-सी जगह होती है, मतलब सामान उसमें रखता है वो बेचारा, वो कपड़े स्ट्रेट नहीं लटका सकता। उसके लिए ये है कि उन्होंने थोड़ी हैंगिंग स्पेस बना दी होती है इस तरह की, लेकिन उसको प्रॉपर कवर्ड नहीं मिलती। एक बच्चे को, जिसको बाई सीटर वाला, मतलब हॉस्टल जो बाई सीटर की बना था, लेकिन आपको जो रूम है वो ट्राई सीटर वाला दिया हुआ है, उनका मैं आपको इश्यू बता रहा हूँ। ये इश्यू है, एग्ज़िस्ट करता है। तो और इसका क्या सॉल्यूशन है? कोई भी नहीं। अगर आपको वो रूम मिल गया तो मिल गया, तो आप दुआ ही कर सकते हैं कि या अल्लाह हमें वो वाला रूम ना मिले। और ज़्यादातर ये वाला इश्यू है ओल्डर हॉस्टल्स के अंदर। न्यूअर हॉस्टल में ये वाला इश्यू नहीं है, लेकिन ओल्डर हॉस्टल की एडवांटेज ये है कि आपको हीटिंग सिस्टम मिल जाता है सर्दियों के अंदर, तो आपके रूम जो है ना गर्म रहते हैं, इतनी सर्दी नहीं होती। लेकिन न्यूअर हॉस्टल में ये वाला इशू है कि ये किसी में चलता है, किसी में नहीं चलता, तो ये वाला इशू जो है ना बच्चों को फेस करना पड़ता है। अच्छा, रूम छोटे होते हैं, मैनेजेबल होते हैं। एक चीज़ मैं इसके अंदर और ऐड कर दूँ कि ना लास्ट ईयर एक चीज़ हुई थी, बॉयज़ हॉस्टल को ट्राई सीटर मिल रहा है ना फ्रेशिज़ को, तो वो तो अपने माइंड से सब कुछ निकाल के साइड पे हो जाए ना एक सेकंड। गर्ल्स हॉस्टल के बारे में बात करने वाला हूँ कि पिछले साल उन्होंने ये किया था, गर्ल्स की विन हुई थी, वो ये हुई थी कि उन्होंने ना 2 पीजी हॉस्टल खाली करवा लिए थे, पोस्ट ग्रेजुएट हॉस्टल्स ना, और बॉयज़ के, और उनके अंदर गर्ल्स फ्रेशीज़ को, अंडर ग्रेजुएट्स को जगह दे दी थी। अब मसला ये था कि वो हॉस्टल थे बाय सीटर विद अटैच बाथरूम, सिंगल सीटर विद अटैच बाथरूम। तो अब मसला ये है कि उन हॉस्टल के जो रूम्स हैं ना, उनकी फ़ी बहुत ज़्यादा है। आपसे ना उसने पूछना नहीं है आपको कौन-सा हॉस्टल चाहिए, वो लिटरली आपको हॉस्टल, रूम, रूममेट्स ऐसे ही अलॉट कर देते हैं। तो जिस बच्चे को सिंगल सीटर मिल गया, वो बेचारी क्या करे? अब उसकी जहाँ ट्राई सीटर की होगी फी कोई 70-60 हज़ार, वो सिंगल सीटर की होगी 1 लाख समथिंग। तो वो तो बेचारी, जिसके पास अफोर्डेबिलिटी का इशू है, वो क्या करे? तो ये इशू आते हैं। इनका सॉल्यूशन एज़ इट कोई नहीं है कि आप ये नहीं कह सकते कि मुझे ट्राई सीटर चाहिए, ईमेल करके नहीं मैं नहीं ले रही। वो कहेंगे वेटिंग लिस्ट में डाल दिए, फिर आराम से बैठो आराम से। लेकिन उसका सॉल्यूशन फिर बस यही है कि अभी हॉस्टल ले लो और बाद में हॉस्टल स्वैप कर लो। हॉस्टल स्वैप का कल्चर बहुत है, वो इस तरह ये होता है कि आप अपने मैनेजर के पास जाते हैं और जिसके साथ आप स्वैप करना चाह रहे होते हैं, मतलब लेट्स सपोज कोई स्कूल में क्लास फेलो दोस्त है, वो कहती है यार मैंने सिंगल सीटर में रहनी है, मेरे रूममेट से नहीं बन रही, मेरी ट्राई सीटर में रह रही है, तो आप उसके साथ स्वैप कर सकते हो। मतलब इस तरह आप स्वैप के मौके ढूंढते हो और फिर आप हॉस्टल स्वैप कर सकते हो। मैनेजर के पास जाते हो, एक डॉक्यूमेंट फिल करते हो, डीडी हॉस्टल से वो डॉक्यूमेंट अप्रूव होकर आता है, फिर आप दोनों स्वैप कर सकते हो। आपके लेट्स सपोज आपके पास सिंगल सीटर था, तो आप अपने दूसरे को कह भी सकते हो कि यार देखो इतने पैसे जो है ना वो ऊपर मैंने पे किए, मैं तो आप उनमें से इतना पे कर दो, तो आप वो भी वापस ले सकते हो अगर कोई देने को मानता है, कोई ऐसे स्वैप करने को मानता है। लेकिन स्वैप का कल्चर नर्स के अंदर एग्जिस्ट करता है। इसका सोल्यूशन भी मैंने बता दिया। अच्छा, देखो, अपने रूममेट्स के साथ बना के रखने की कोशिश करो। हॉस्टल लाइफ अच्छी भी हो सकती है और बुरी भी हो सकती है। जिनकी बुरी गुजरती है उनके लिए हॉस्टल लाइफ गुजारा करना बहुत मुश्किल हो जाती है। तो रूममेट्स भी आपकी तरह ही होते हैं, वो पहले दिन आए होते हैं, हो सकता है वो भी पहली दफ़ा घर से निकले हों, हो सकता है उनके भी कोई दोस्त ना हो, तो उनके साथ बनाने की कोशिश करो। आपको यकीन, अगर रूममेट्स अच्छे मिल जाएँ तो समझो आपको बहन-भाई मिल गए। बहनों को बहन, भाइयों को भाई मिल गए। वो इस तरह के आपकी उनके साथ जितनी बनेगी ना, आपके अपने क्लास फेलोज़ के साथ भी उतनी नहीं बनेगी। आप उनके साथ घूम सकते हो, जा सकते हो इधर-उधर, मतलब बहुत एडवांटेज होते हैं अच्छे रूममेट्स के। तो कोशिश करो अपने रूममेट्स के साथ बनाओ, अच्छा-बुरा कोई भी नहीं होता। बात ये होती है आपस में लोगों का बस मिज़ाज मिल जाए, और वो तब मिलता है जब आप थोड़ा कॉम्प्रोमाइज़ करते हैं और अगले वाले भी थोड़ा कॉम्प्रोमाइज़ करते हैं। तो दोनों साइड्स को थोड़ा कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़ता है, और कॉम्प्रोमाइज़ के साथ ही ज़िंदगी चलती है। अच्छा, हम बाथरूम की बात करें, अगर जो कम्युनिटी बाथरूम है तो उनको सफाई किया जाता है दिन में 1 दफ़ा, तो पक्की बात है किया जाता है, 2 दफ़ा भी किया जाता है कई दफ़ा, तो डिपेंड करता है, ठीक है। और अगर हम बात करें तो माइक्रोवेव हर रूम के साथ होता है, मतलब हर रूम के साथ नहीं, एक फ्लोर पे एक माइक्रोवेव होता है। और इसी तरह जो गर्ल्स हॉस्टल के अंदर हैं उनके अंदर केटल भी होता है। ओह सॉरी, बॉयज़ हॉस्टल में केटल होता है, गर्ल्स हॉस्टल में भी केटल होता है, माइक्रोवेव भी दोनों के पास होता है। आयरन नहीं होती बॉयज़ के पास। आयरन सिर्फ गर्ल्स हॉस्टल में होती है, बॉयज़ के पास नहीं होती। लेकिन ये है कि आपके पास लॉन्ड्री की सर्विसेज़ अवेलेबल हैं, आप वहाँ से अपना एक सूट इस्त्री करवा सकते हैं। हर हॉस्टल के अंदर अपनी लॉन्ड्री सर्विसेज़ अवेलेबल होती हैं। मतलब एक रूम दिया हुआ है कि लॉन्ड्री मैन है वहाँ पे प्रॉपर, और आप
हर रोज़ाना एक सूट भी फ्री अपना जो है ना धुलवा सकते हैं। एक से ज़्यादा धुलवाने हैं, एक बच्चा ये कहता है कि यार मैं एक सूट डेली लेके जाऊँ, 1 हफ्ते बाद ही इकट्ठे दे दूँगा। तो वो एक इमरजेंसी कहते हैं उसको, कि इमरजेंसी के बेसिस के ऊपर आप जी वो कपड़े धुलवा रहे हैं। उसके अंदर वो पर पीस 30 रुपीज़ आपसे चार्ज करते हैं। तो आप चाहो तो आप वो वाली सर्विसेज़ भी ले सकते हो। आपको मैं एक इम्पोर्टेंट टिप दे दूँ कि देखो, हर बंदे को ना इज़्ज़त चाहिए होती है। आप प्यार मोहब्बत से वो काम भी करवा सकते हो जो आप लोगों से लड़ के नहीं करवा सकते। तो अपने हॉस्टल मैनेजर से बना के रखें। ट्रीट देम रिस्पेक्टफुली, प्यार से, वो भी आपको अच्छे से उम्मीद है कि रिस्पेक्टफुली ट्रीट करेंगे। आप उनको रिस्पेक्ट दें, वो आपको रिस्पेक्ट देंगे, ठीक है? बॉयज़ के लिए कोई आउट पास इस तरह की सीन नहीं है, लेकिन गर्ल्स का ये है कि अगर वो घर जा रहे हैं ये वो, तो वो अप्रूव करवा के जाती हैं। अगर रात को 10:30 बजे कर्फ्यू लग जाता है, तो अगर लेट आते हैं तो घर कॉल चली जाती है, गर्ल्स की, बॉयज़ की घर नहीं जाती। लेकिन फ़ाइन दोनों को ही लगता है, 5,000 रुपये का फ़ाइन कट चुका है नस्ट, तो आपको 10:30 बजे तक अपने हॉस्टल के अंदर वापस से आना पड़ता है। कई दफ़ा कुछ बॉयज़ डिपेंड करता है, ठीक है? लेकिन गर्ल्स के लिए ज़्यादा इश्यूज़ हैं यहाँ पे, और बहुत सारी गर्ल्स ने कई दफ़ा कहा भी है कि इश्यूज़ हाईलाइट किए हैं। पहले तो एक बहुत बड़ा इश्यू ये भी था कि बॉयज़ का कर्फ्यू लगता था 11 बजे, गर्ल्स का लगता था 10 बजे, तो इनइक्वालिटी थी। तो एनएसएचएस की, जितना मुझे मालूम है, हो सकता है इट्स नॉट ट्रू, लेकिन जितना मुझे मालूम है कि गर्ल्स ने प्रोटेस्ट किया था कि ये गलत बात है, इक्वालिटी होनी चाहिए। तो उन्होंने क्या किया कि बजाय इनका भी 11 बजे कर देते, उन्होंने हमारा मतलब बॉयज़ का भी 30 मिनट्स टाइम कम कर दिया। तो अब बॉयज़ एंड गर्ल्स दोनों 10:30 बजे कर्फ्यू लग जाता है। तो टाइम बढ़ा नहीं, एक साइड से चलो कम हो गया, एक साइड से आधा घंटा बढ़ गया। लेकिन अगर किसी को 10:30 वाला टाइम और लग रहा है, तो सोचो जब 10 बजे था तो वो कितना ओवर टाइम था। लेकिन माई पर्सपेक्टिव हियर इज़ के जब स्टूडेंट्स आ चुके हैं हॉस्टल में, ये पेरेंट्स की ज़्यादा डिमांड होती है कि भाई ये कर्फ्यू और इस तरह का सिस्टम हो, लेकिन जब बच्चे एडल्ट्स हो चुके हैं, वो आ चुके हैं हॉस्टल में, तो कर्फ्यू वाला जो है ना एटलीस्ट नहीं होना चाहिए। लेकिन नस्ट की भी अपनी मजबूरियाँ और अपनी एक प्रोटोकॉल्स हैं जो उन्होंने फॉलो करने होते हैं, तो उनके ऊपर मैं बात नहीं कर रहा। मैं एक अपना बस पर्सपेक्टिव देना चाहता था, वो मैंने आप लोगों को दे दिया। अब मैं आपको बताता हूँ कि कुछ हॉस्टल के अंदर चीज़ें जो आपको लानी है एसेंशियल, आपके ज़हन में चल रहा होगा मैं क्या-क्या लाऊँ? देखो, ये एसेंशियल चीज़ें हैं, इसके अलावा भी आप चीज़ें ला सकते हो। लेकिन ये बेसिक चीज़ें हैं जो आप लोगों ने लाज़मी लेके आनी है। तो उसके अंदर 2 बेडशीट होगी, पिलो एंड कुशन हो गए, मैट्रेस वो आपको देंगे, बेड आपको वो देंगे। मैट्रेस आपको पसंद ना आए, बाद में आप अपना मैट्रेस लेके आना, वो अभी आप लेके आ सकते हो। एक आपके पास वाटर बकेट होनी चाहिए। अचार लाना चाहो अचार ले आओ, अगर आपको कोई खाना स्पाइसी इनफ नहीं लग रहा, जिसको स्पाइस खाने की शौक है। दो वैसे आपको अचार आप मेस में भी जाके कह सकते हो। अगर खाना है ना कोई, तो और आपको अचार खाने का दिल कर रहा है, साथ आप उनको कह दो कि प्लीज़ पिकल्स दे दें, तो वो आपको पिकल्स दे देंगे, आप उनको साथ अपने खानों के यूज़ कर सकते हो। मिर्च वगैरह भी वो भी दे देते होते हैं। अच्छा, उसके बाद आपके पास ग्लासेस, स्पून, नाइफ़ और इस तरह की जो चीज़ें होती हैं बेसिक, वो आपके पास होनी चाहिए। पानी की एक बड़ी बोतल होनी चाहिए, क्योंकि हर फ्लोर पे पानी नहीं होता। तो जिस फ्लोर पे होगा, आप एक-एक गिलास भरने तो नहीं जाओगे ना, तो एक दफ़ा आपके पास वाटर बॉटल होगी, आप वही भर लोगे। बेसिक मेडिसिन्स अपने पास रखो। वैसे नस मेडिकल सेंटर होता है, खुदा ना खास्ता आपकी तबीयत ख़राब हो गई है, आप नीचे अपने मैनेजर के पास जाओ, उनको बताओ मेरी तबीयत ख़राब है, मैं नस मेडिकल सेंटर जाना चाहती हूँ, तो वो कॉल करेगा, करेगी, और जो है ना आपको एम्बुलेंस मंगवा देगी हॉस्टल के अंदर ही। आराम से आप बैठ के उसके अंदर जाओ, आपको प्रॉपर चेकअप करके बाद एम्बुलेंस दोबारा भी छोड़ देगी, क्योंकि 15 मिनट की वॉक है हर जगह तकरीबन नस्ट के अंदर ना, तो बीमार बंदा 15 मिनट कैसे चले? तो नस्ट में प्रॉपर एम्बुलेंसेस भी हैं, नस्ट का अपना मेडिकल सेंटर है। इतनी कोई परेशानी वाली बात नहीं है, लेकिन लेट्स सपोज़ आप अभी मैनेजर के पास नहीं जा सकते, रात के 2 हैं, या जो भी आपको इश्यूज़ हैं, या आप ट्रस्ट नहीं करते मेडिकल सेंटर वालों पे, तो आप अपनी भी कुछ दवाइयाँ लाना चाहो ले आओ। सर दर्द की तो खास तौर पे पैनाडोल वगैरह तो ले ही आओ ना। तो इस तरह की जो बेसिक मेडिसिन्स हैं ना, वो भी आप लेके आओ। कबर्ड का लॉक ले आओ। अम्ब्रेला लाज़मी लेके आओ। अम्ब्रेला का ये है कि नस में अम्ब्रेला कल्चर बहुत है, क्योंकि बात ऐसी है कि अगर अम्ब्रेला नहीं होगा, 15 मिनट धूप में चलोगे तो काले पक्के हो जाओगे, सन क्रीम्स यूज़ करनी पड़ेगी। वो भी करो, कोई मसले वाली बात नहीं है, लेकिन साथ जो है ना अम्ब्रेला रखो, ठीक है? अम्ब्रेला का कल्चर बहुत है, बारिशें वगैरह भी होती हैं कई दफ़ा काफ़ी ज़्यादा, तो उसके अंदर भी आपको अम्ब्रेला चाहिए होगा। तो अम्ब्रेला आप एसेंशियल है, लाइक एसेंशियल में मैं आपको अम्ब्रेला बता रहा हूँ, अम्ब्रेला लाज़मी लेके आओ। उसके अलावा सॉक्स की ज़रूरत होगी, आपके पास स्लीपर्स होने चाहिए, आपके पास जॉगर्स होने चाहिए कंफर्टेबल, जिनके थ्रू आप इतनी देर चलो तो आपके पैरों में दर्द ना हो। तो 15-15 मिनट चलना पड़ता है भाई, एक जगह से दूसरी जगह जाना है, लेट्स सपोज़, तो 15 मिनट जाओ, 15 मिनट आओ, आधा घंटा आपने चले हो, तो वहाँ पे वॉक बहुत होती है। क्लोथ्स आपके ऑल सीज़न होने चाहिए, कभी गर्मी हो जाती है तो इस्लामाबाद का ना वेदर भी फ्लक्चुएट करता है। कभी बारिश होगी तो सर्दी होगी, तो आपके पास कोई मोटा सूट हो, वरना पतला सूट हो, मतलब इस तरह डिपेंड करता है। ऑल वेदर क्लोथ्स होने चाहिए आपके पास। 2 बैकपैक्स होने चाहिए, एक बड़ा जो हमारा टची केस होता है वो होना चाहिए, एक छोटा बैग होना चाहिए। लेट्स सपोज़ आप घर जा रहे हो, सिर्फ 2-3 दिन के लिए, आपको कोई कपड़े या इस तरह की कोई ज़्यादा चीज़ें नहीं लेके जाना चाहिए, आप छोटा बैकपैक लेके जा सको। और अगर लेट्स सपोज़ आप समर्स हॉलिडेज़ पे या विंटर ब्रेक्स के ऊपर जा रहे हो घर, और आप
ज़्यादा सामान लेके जाना चाहते हो तो आपके पास टैची केस भी होना चाहिए। तो बट द थिंग इज़ कि आपके पास दोनों तरह के बैग्स होने चाहिए। एयर फ्रेशनर, परफ्यूम्स और इस तरह की जो चीज़ें होती हैं वो आपके पास होनी चाहिए। अगर आप लाना चाहें नीडल वगैरह भी लेके आ सकते हैं, थ्रेड वगैरह आपने कोई नीटिंग वगैरह करनी है या फिर कोई सूट वगैरह का इशू बन जाता है तो आप उसको यूज़ कर सकते हैं। वैसे C1 C2 पे भी सर्विसेज अवेलेबल होती हैं, आप वहाँ भी दर्जी बैठे हैं, आप जाके अपने सूट और ये चीज़ें एडजस्टमेंट वगैरह करवाना चाहें तो आप एडजस्टमेंट्स वगैरह करवा सकते हैं। एक द मोस्ट इंपॉर्टेंट एसेंशियल थिंग जो मैंने आपको अब तक नहीं बताई, इन सब चीज़ों से ज़्यादा समझो वो इंपॉर्टेंट एक्सटेंशन। रूम के अंदर 1 या 2 हार्डली स्विच हैं और 3 रूममेट रह रहे होंगे तो एटलीस्ट सबके पास 1 मोबाइल और 1 लैपटॉप तो होगा और वो यूज़ भी करेंगे। तो फिर बजाय कि पहले दिन से आपके रूम में खिंच-खिच स्टार्ट हो जाए ना, रिकमेंडेशन ये है अपनी वो ले आओ, एक्सटेंशन ले आओ। 1 नहीं लेके आनी, 2 ले आओ बेशक, 1 लाज़मी लेके आओ, एक्सटेंशन लगा लो, ताकि ना आपके रूममेट्स में आपके पहले दिन से ही ना ऐसी चीज़ें रखो अपने पास, अपने रूममेट से बना के रखने की कोशिश करो। चीज़ें आपके पास हों, दिल थोड़ा बड़ा करके चलो, कंजूसियाँ काउंट ना करो और रूममेट्स अच्छी बन गई, ज़िंदगी आसान हो जाएगी। ये मेरी आपको रिकमेंडेशन है। बाकी ये है कि वीडियो के अंदर मैंने आपको सारी इंपॉर्टेंट बातें बता दी हैं। मैं एक ऐसी चीज़ भी करूँगा कि जो नस्ट का हॉस्टल फॉर्म है ना, वो मेरे पास है। मैं आपको वो भी नीचे अटैच कर देता हूँ लिंक, ठीक है? कमेंट सेक्शन में। कमेंट में जाके आप वैसे और क्वेश्चन भी पूछ सकते हैं जो मैंने इस वीडियो में कवर नहीं किया, आपको लगता है क्वेरीज़ हैं, आप वो भी मेरे से पूछ लो। और उसके अलावा मैं कमेंट सेक्शन के अंदर वो जो ड्राइव का एक लिंक दे दूँगा जिसके अंदर मैंने हॉस्टल फॉर्म डाला हुआ है। तो आप हॉस्टल फॉर्म वहाँ से भी जाके डाउनलोड कर सकते हो। पहले से ही आपको पता होगा कि हॉस्टल फॉर्म में क्या-क्या चीज़ें होती हैं। तो आपको आइडिया हो जाएगा, एटलीस्ट क्लैरिटी आपको मिल जाएगी। उम्मीद है आपको इस वीडियो को फ़ायदा मिला होगा, आपको पसंद आई होगी। काइंडली एक लाइक लाज़मी दें। बहुत-बहुत शुक्रिया, जज़ाकल्लाह। अल्लाह हाफ़िज़।